हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो लोग सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि कल क्या मैं ट्रेडिंग लेने वाला हूँ, तो देखो गाइस, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मेरे रेगुलर फॉलोअर्स को पता ही है, मैं इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत ही कम ट्रेड्स लेता हूँ। तो गाइस, जी हाँ दोस्तों, मैं कल कोई भी ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ। कल मैं नो ट्रेडिंग डे फॉलो करने वाला हूँ। मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग भी फॉलो करो इसे। तो अब बात करते हैं, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है कल से। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा वीडियो ये रहने वाला है, क्योंकि यूट्यूब में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से उन लोगों ने समझाया है। अगर बिगिनर्स हो आप लोग, तो आप लोगों को घंटा कुछ समझ में आएगा। मतलब आप लोग अभी अगर 1-2 महीने हुआ है, आप लोगों को इतना बेसिक का ज्ञान नहीं है, तो आप लोगों को घंटा कुछ समझ में आएगा। तो मैं एकदम सिंपल से सा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है और कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। टोटली एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन के बेसिस पे आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहले ये जो हम लोग का जो मार्जिन, एक बात आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि पीक मार्जिन, तो आखिर पीक मार्जिन होता क्या है? पीक मार्जिन, अगर हम लोग बात करें वैल्यू एट रिस्क और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, उसका अगर उन दोनों को प्लस कर दे तो वो निकल के आता है पीक मार्जिन। तो सिक्योरिटी वैल्यू एट रिस्क क्या रहता है? तो ये गाइस देखो, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को पता नहीं है। तो अभी बात करते हैं जो सिर्फ मेन टॉपिक है। तो ये याद रखना, वैल्यू एट रिस्क का मतलब है VAR। उसके बाद बात करें एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मतलब ELM। ये दो टर्म्स आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये दो आप लोग कहाँ पे फाइंड कर सकते हो, मतलब कहाँ पे ढूंढ सकते हो इन दोनों को। तो हम लोग टाटा मोटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर टाटा मोटर्स के बारे में बात करें, तो गाइस NSE के वेबसाइट में आपको आना है। नीचे जो ये वैल्यू एट रिस्क वाला टैब दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे आना है। तो जिसके बारे में बात कर रहा था, VAR जो है वो यहाँ पे 20.55%, और जो यहाँ पे एक्सट्रीम लॉस रेट है वो 3.50 है। अगर ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 24.05% निकल कर आता है, जो कि एप्लीकेबल मार्जिन रेट ये डिफर करता है स्टॉक्स टू स्टॉक और टाइम टू टाइम। तो 24.5%। तो अगर मान लो कि आप लोग 1 लाख रुपए का टाटा का शेयर्स खरीदने वाले थे, तो पहले ये हो गया 1 लाख रुपए की टाटा का शेयर्स, 1 लाख रुपए की। हम अगर पहले आप लोग खरीदना चाहते थे 1 लाख रुपए की टाटा की शेयर्स, तो आप लोगों को पे करना पड़ता ओनली इसकी जो है 24.05%। अगर 1 लाख रुपए की बात करें, तो कैलकुलेशन करने के बाद मैं फिर से वीडियो चालू करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आज के बारे में बात करें, तो अभी जो मार्जिन है करंट 75% है। तो अगर 1 लाख रुपीज़ का आप लोग शेयर खरीदते और आप लोगों को अभी इंट्राडे ट्रेड करना था आज या तो फिर कल, अगर इंट्राडे ट्रेड करना था तो आप लोगों को पे करना पड़ता। तो 1 लाख रुपए का 24.05% जो निकल कर आ रहा है 24,050 रुपीज़, इसका 75% आप लोगों को पे करना पड़ता, जो कि निकल कर आ रहा है 18,037.5 रुपीज़। ये निकल कर आ रहा है। तो आज ये पे करना पड़ता है, लेकिन कल से आप लोग को टोटली 100% पे करना होगा। बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है, क्या हम लोग को जो मान लो कि 1 लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, तो आप लोग को हम लोग को 1 लाख रुपए की शेयर्स 1 लाख रुपए ही पे करना होगा? जी नहीं दोस्तों, ये जो डाउट है ये अपने मन से भगा दो। ये बहुत लोग बोल रहे हैं, मतलब वो लोग सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बिगिनर हो या तो फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके चलते आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, या तो फिर उन लोगों को समझाने का स्टाइल इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग पहले, तो ये 25% था, मतलब ये 24,050 का सिर्फ 25% देना था। उसके बाद हो गया 50%, इसका 50% देना था, जो कि निकाल कर आया 12,025 रुपये। उसके बाद हो गया 75%, मतलब अभी जो रेट है करंट रेट, मतलब आज का जो रेट था वो 18,037.5 था। इस रेट में आप लोगों को खरीदना पड़ता अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स होता था तो। और अगर कल, मतलब September 1 से अगर खरीदना होता, तो आप लोगों को टोटली ये जो है 24,050 रुपीज़ ही पे करने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए के शेयर्स इंट्राडे में, इक्विटी शेयर्स आप लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो 1 लाख रुपए ही पे करना होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से हटा दो गाइज। अगर ये कोई बोल रहा है तो ये वो गलत बोल रहा है, या तो फिर उसके पास सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप लोगों को एकदम इकोनॉमिक टाइम्स की जो न्यूज़ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो पहले पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फ्रॉम September 1 ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन इंडिया स्टॉक मार्केट विल बी completed as the new intraday trading margin rules of Securities and Exchange Board of India SEBI will go into force in 2020. SEBI introduced the new margin rule for day traders, under which the stockbrokers were now mandated to collect minimum margins on leverage based trade upfront as against the earlier practice of collecting it and the end of the day. इसका कुछ ज़्यादा खास ये नहीं है, जब जो मैं रूल है वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, द पिक मार्जिन रूल हैज़ बीन ब्रॉट टू रिड्यूस द एडिशनल लेवरेज द स्टॉक ब्रोकर। मतलब सबके लिए एक ही होने वाला है, जैसे आधार कार्ड है सब पूरे देश के लिए एक है, वैसे ही ये होने वाला है कि अलग अलग ब्रोकर्स, मान लो कि ज़ीरोधा थोड़ी कम दे दिया लेवरेज, उसके बाद हो गया अपस्टॉक थोड़ी ज़्यादा दे दिया, एंजल ब्रोकिंग थोड़ी उससे भी ज़्यादा दे दिया, तो अभी सबके लिए एक ही रहने वाली है। अगर इससे कम रहती है तो जो ब्रोकर्स हैं उन लोगों का फाइन, उन लोगों के ऊपर पेनल्टी, उन लोगों को पेनल्टी भरना होगा। तो ये हो गया, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो। और ब्रोकर्स ऑफन प्रोवाइडेड देयर क्लाइंट्स ओवर एंड एबव वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया एनएससी के वेबसाइट में उन लोग ये दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर ब्रोकर्स पहले इसके ऊपर भी कुछ मतलब क्लाइंट्स के लिए छूट देते थे, ब्रोकर्स ऑफन प्रोवाइडेड देयर क्लाइंट्स ओवर एंड एबव वैल्यू एट रिस्क, मतलब इसके ऊपर भी वो लोग डिस्काउंट देते थे, लेकिन अभी वो बंद हो गया टोटली। जो इसका वैल्यू एंड रिस्क एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मतलब VAR एंड DLM जो ऐड करके जितना निकलेगा स्टॉक का उतना ही परसेंट आप लोगों को पे करना होगा। इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि टोटल प्राइस का 100% पे करना है, ये गलत कंसेप्ट है आप लोगों के दिमाग में, ये हटा दो अपने दिमाग से, ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अंडर द न्यू रूल द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विल डिमांड द मिनिमम मार्जिन दैट me maintained through the sessions and forcing brokers to demand additional margin from their clients if they fall short or stockbrokers will face a penalty। तो यहाँ पे अगर इससे कम कोई लेता है तो पेनल्टी फेस करना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर्स को। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द एडिशनल लेवरेज विल बी नाउ restricted and brokers will be penalized if leverage exceeded VAR plus ELM and standardized पोर्टफोलियो एनालिसिस रिस्क फॉर डेरिवेटिव पोजीशंस। VAR एंड ELM की ऊपर अगर चली जाती है जो लेवरेज है, तो मतलब इससे भी अगर कम लेता है कोई स्टॉक, अगर ये एकदम मतलब कोई स्टॉक नहीं, कोई ब्रोकर अगर इससे भी कम लेता है, अगर VAR प्लस ELM से भी कम लेता है, तो उन लोगों को अलग से पेनल्टी भरनी पड़ेगा, ब्रोकर को, रिटेलर इन्वेस्टर को नहीं। तो ये जो हेडेक है टोटली ब्रोकर्स को है, आपको हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आपकी मार्जिन थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप लोग क्वांटिटी में थोड़ी कम बाई कर पाओगे, लेकिन इतना भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है आप लोगों को गाइज। 1 लाख रुपए की शेयर आप लोग 24,050 रुपये में मिल जाएगा। देखो, ये तो हो गया टाटा का आज का, ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, टाइम टू टाइम हर एक स्टॉक में अलग अलग रहती है, मतलब फिंगरप्रिंट के जैसा है सबका सबको। ये तो सेकंड में चेंज हो सकती है, ये जो वैल्यू एट रिस्क ELM है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इफ़ यू विश टू बाई शेयर्स ऑफ Reliance Industries worth 1 lakh rupees and the margin charged by the stockbroker is say 20%, then you will have to maintain the entire ₹20,000 मार्जिन विद योर स्टॉक ब्रोकर। जैसे कि यहाँ पे अगर उसका जो VAR प्लस ELM 20% निकल के आता है, तो आप लोगों को टोटली 20,000 ही पे करना होगा। जैसे कि टाटा का 24,050 निकल के आ रहा था, क्योंकि उसका जो परसेंटेज था वो 24.05% निकल के आ रहा था। इसके चलते आप लोगों को 24,050 रुपीज़, मतलब ये वैरी करता है स्टॉक्स टू स्टॉक। अगर 20% निकल के आता है तो आप लोगों को पूरे के पूरे 20,000 ही देने पड़ेंगे। और पहले आज तक ये 75% तक था, लेकिन अभी से ये 100% हो गया है। ये भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, फ़ेज़ 1 तो हो गया है, फ़ेज़ 2 75 पर, ये थर्ड फेज़ था। फ़ेज़ 2 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। फ़ेज़ 2 में 50% था, पहले 25% था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 25% था। उसके बाद सेकेंड फेज़ में वो लोग 50% कर दिया था, थर्ड फेज़ में 75%, और यहाँ का जो आखिरी फेज़ है 100% हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो आप बात करते हैं जो मेन लॉस हुआ है, तो इसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं, टोटल लॉस उन लोगों के लिए हुआ है। क्योंकि देखो, सबको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये इक्विटी ट्रेडिंग था। इक्विटी ट्रेडिंग में आप लोग 1-2 क्वांटिटी खरीद सकते हो, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो
फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, उनमें आप लोग एक दो क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो गाइस, उनमें आप लोग एक दो क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो, उनमें आप लोगों को लॉट खरीदना पड़ता है, पूरा का पूरा लॉट खरीदना पड़ता है आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो आप लोगों को मतलब बहुत ही, एक देखो इक्विटी ट्रेडिंग में तो खैर छोड़ दो, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर मैंने मान लिया कि 1 लाख रुपए के शेयर्स मैंने नहीं खरीदे, तो मैंने अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करता हूँ उसके हिसाब से मुझे पे करना होगा। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप लोगों को अगर वो लोग मैंडेटरी कर देता है कि आप लोगों को अगर 100 क्वांटिटी मतलब एक लॉट लेना है तो एक लॉट ही लेना है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं चलता है, मिनिमम आप लोग ये लो अदरवाइज ना लो। तो अगर ये 100% है मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उन लोगों का तो लॉस हो गया ना, उन लोगों को तो 100% पे करना होगा। तो मान लो कि किसी का जो मतलब पैसा है वो 20-30 हज़ार रुपया था, तो पहले वो लोग आराम से बैंक निफ्टी वो सब में ट्रेड कर पाते थे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के एक लॉट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की आती है, लेकिन अभी उन लोगों को टोटली 1.5 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। इक्विटी और एफ एंड ओ में कंफ्यूज मत हो। इक्विटी में आप लोगों को जो सिक्योरिटी VAR एंड ELM का प्लस निकल के आता है उस वो ही सिर्फ पे करना पड़ेगा, जबकि एफ एंड ओ में टोटल आपका लॉट वैल्यू पे करना होगा। इक्विटी में अभी भी मार्जिन है, इक्विटी में आप लोगों को टोटल CMP इंटू क्वान्टिटी पे नहीं करना पड़ेगा, जबकि एफ एंड ओ में आपका टोटल लॉट का प्राइस ही पे करना होगा। अगर आपका लॉट वर्थ 1.5 लाख रुपए के निकल के आता है तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपए ही पे करने होंगे। जबकि इक्विटी में अगर आपका जो मान लो कि आप लोग 1.5 लाख रुपए के इक्वल में ट्रेड उठाते हो और आपका जो परसेंटेज निकल के आता है वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 20% ही हम लोग पकड़ के चलते हैं। अगर 20% निकल के आता है वो, तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 30,000 रुपया। लेकिन जबकि वो एफ एंड ओ में आप लोगों को 1.5 लाख रुपया ही पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख ही पे करने होंगे। और ये कन्फ्यूजन दूर करो अपने दिमाग से। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने मान लो कि आपका जो, हाँ एक कॉमन फिगर पकड़ लेते हैं, एक एफ एंड ओ है जिसका लॉट का जो प्राइसिंग है वो 1.5 लाख रुपीज़ है, और आप लोग इक्विटी में कहीं पे ट्रेड करना चाहते हो तो इक्विटी में आप लोग 1.5 लाख रुपया के माल वर्थ मतलब 1.5 लाख वर्थ माल आप लोग घर ले जाना चाहते हो, घर नहीं मतलब बाई करना चाहते हो इंट्राडे के लिए। तो इक्विटी में आप लोगों को सिर्फ उसका, अगर उसका सिक्योरिटी मतलब उसका VAR प्लस ELM वैल्यू एट रिस्क प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन अराउंड 20% निकल के आता है, एक पकड़ लेते हैं ऑलमोस्ट 20% अगर निकल के आता है तो आप लोगों को सिर्फ 30,000 रुपया पे करना पड़ेगा। जबकि एफ एंड ओ में आप लोगों को टोटल 1.5 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। और ये जो है मान लो कि अगर आप लोगों को 30% भी पे करना पड़ता है, जो मान लो किसी कंपनी का जो VAR प्लस ELM अगर 30% भी होता है तो भी आप लोगों को सिर्फ 1.5 लाख रुपये की ट्रेड में 45,000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। जबकि आप लोगों को एफ एंड ओ में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, और एफ एंड ओ में अगर आपका लॉट का प्राइस 1.5 लाख रुपये है, इससे कोई मैटर नहीं करता कि मतलब कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रहेगा, आप लोग को 1.5 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे। तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, वो तो मारा जाएगा टोटली। एफ एंड ओ के केसेस में वो लोग मारे जाएंगे। तो गाइज इसीलिए लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी देखो, बहुत सारे ब्रोकर्स इसके अगेंस्ट में पिटिशन फाइल किया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, सेबी किसी की भी नहीं सुनने वाला है, ये मुझे अब पता चल गया। बहुत दिनों से ये चल रहा है, बहुत सारे ब्रोकर्स, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसके अगेंस्ट में पिटिशन फाइल करके रखे हुए हैं। तो गाइज हम लोग एक मतलब बहुत सारे लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं कल। कल कोई भी ट्रेड्स वो लोग नहीं लेंगे या तो फिर नहीं सेल करेंगे, मतलब कोई भी ट्रेड्स वो लोग नहीं लेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कल क्या पता मार्केट अचानक से गिर जाएगा, कल अगर सब लोग ये फॉलो करते हैं, मतलब अगर 90% लोग भी ये फॉलो करते हैं, तो देखो मार्केट कब गिरता है, जब बायर्स ज़्यादा होता है और सेलर्स बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। तो अगर कल कोई आइडियल सिचुएशन में, देखो ये इंडिया है, कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर लेगा, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अगर हम लोग आइडियल कंडीशन समझते हैं, आइडियल होगा नहीं लेकिन अगर आइडियल कंडीशन समझते हैं, तो देखो सेलर्स और बायर्स दोनों ही एक्टिवेट नहीं रहेंगे। तो गाइस कल कुछ भी नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू इट, जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहाँ पे ही क्लोजिंग होने वाला है। क्योंकि कल अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर कब जाता है, जब सप्लाई मतलब सप्लाई कम रहता है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब बायर्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा रहता है कंपेयर टू द सेलर्स। और कब स्टॉक गिरता है, जब
सप्लाई बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन डिमांड कम रहता है, मतलब बायर्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है और सेलर्स बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तब स्टॉक गिरता है। तो यहाँ पे कल कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर सब कोई ये फॉलो करता है, अगर 90% लोग भी कोई फॉलो करते हैं तो 1 या 2 रुपये, मतलब ऐसा सच कोई इतना बड़ा मूव नहीं आने वाला है मार्केट में जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि कल मार्केट गिर जाएगी। ये वो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो बायर्स ही एक्टिवेट नहीं रहेंगे, सेलर्स भी एक्टिवेट नहीं रहेंगे, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो कौन ऊपर लेके जाएगा कौन नीचे लेके आएगा, स्टॉक कब नीचे गिरता है। आप लोगों के मन में ये डर बहुत ही ज़्यादा है। मुझे ये पता चला कि देखो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कल क्या स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाला है, तो गाइज नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों आप लोग ये नहीं पूछ सकते थे कल कल स्टॉक मार्केट क्या ऊपर जाने वाला है, ये नहीं पूछ सकते थे आप लोग। अरे नीचे जाने की इतना ज़्यादा फिक्र क्यों है गाइज। जैसे कोई सेलर्स एक्टिवेट नहीं रहेगा तो ऐसे कोई बायर्स एक्टिवेट नहीं रहेगा तो कुछ भी इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल डे की तरफ ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा एक गिरावट देखने को मिलेगी आप लोगों को। नहीं, इतना भी ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। कुछ भी हुआ स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, कुछ भी हुआ स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, ये हुआ स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, वो हुआ स्टॉक मार्केट गिरने वाला है। क्या स्टॉक मार्केट में मतलब गिरावट क्यों क्यों गिरावट, पॉजिटिव सोचो गाइज। गाइज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव कुछ कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव सोचो गाइज, अच्छे रहोगे। कोई मुझसे ये नहीं पूछा कि कल तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, ये मुझसे कोई भी नहीं पूछा। मेरे पास 10-20 डीएम्स आए इसके रिलेटेड, और एग्जैक्ट फिगर बताओ तो ऑलमोस्ट 18 to 20 डीएम्स आए। 18 to 20 डीएम्स, हाँ। अभी भी अगर कोई पेंडिंग डीएम होगा तो वो मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। 18 to 20 डीएम्स आए। तो एक ही जन मुझसे पूछा कि कल क्या होने वाला है, बाकी सब क्या कल कंपनी नीचे जाने वाला है, कल ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। अरे गाइस क्यों सोच रहे हो। अगर कोई सेलर से एक्टिवेट, अगर सब कोई इसे मेंटेन करता है तो अगर कोई सेलर से एक्टिवेट नहीं रहता है तो कैसे स्टॉक नीचे जाएगा। या तो फिर नॉर्मल डे की तरफ देखो गाइस, दो चीज़ें हो सकता है। कोई भी जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहीं पे क्लोज, अगर आइडियल कंडीशन पकड़े, या तो फिर किसी किसी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो फ्लो था उसी फ्लो में जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वहीं पे गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक में नहीं, वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कल नॉर्मली ट्रेडिंग होगा। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो बॉयकॉट करेंगे कल कोई ट्रेड लेना। यही सिर्फ फ़र्क होने वाला है कि वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगा कल का, लेकिन स्टॉक जैसे ट्रेडिंग हो रहा था वैसे ट्रेडिंग होगा। आइडियल सिचुएशन रहता है कि सबको इसे फॉलो कर रहा है, ये होगा तो नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर सबको इसे फॉलो कर रहा है तो जहाँ पे ओपनिंग हुआ है वहीं पे क्लोज होगा। और कल बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग मत करना गाइज, ये आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आता। होता है गाइज, ये मैं गुस्सा नहीं करूँगा आप लोगों के ऊपर, ये होता है। जब मैं भी बिगिनर था तब मैं भी पैनिक सेलिंग बहुत बार कर चुका, लेकिन लॉस फेस करने के बाद मैं अभी सुधर गया हूँ एक्सपीरियंस के साथ साथ। ये मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को, लेकिन इस पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी मत करना। कल के ऊपर डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर, ये कहावत मैं यहीं पे बोलने वाला हूँ। डोंट जज ए स्टॉक डिपेंड ऑन हाउ इट परफॉर्म्स ऑन September 1। कल क्या होने वाला है इसके ऊपर कुछ भी जज मत करो। अगर स्टॉक गिरता है तो धूल चाट के फिर से ऊपर आ जाएगा। कल कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट अगर होता है तो वो एक टेम्पोररी फेस है, ये आप लोग दिमाग में अपने बैठा लो। कल इतना बड़ा कुछ भी नहीं होने वाला है मार्केट में, कुछ भी नहीं। तो गाइज आई होप आप लोग कुछ समझ पाए हो, कुछ नहीं पाए हो। देखो गाइज बहुत ही भारी भरकम टर्म तो मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर पूछ सकते हो डीएम में जाके। डीएम मतलब इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग वहाँ पे जाके पूछ सकते हो मुझे। अगर छोटी सी भी डाउट रहती है ना तो जाके पूछ सकते हो। बाकी कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। मैं तो कोई मतलब फ्यूचर से आया हुआ प्राणी नहीं हूँ कि मुझे कल के बारे में पता है। देखो मेरे लाइफ में भी ये पहली बार हो रहा है, बहुत सारे ट्रेडर्स के लाइफ में ये पहली बार हो रहा है, तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में। मैं भी आप लोगों की तरह बिगिनर ही हूँ। तो कल साथ में बैठ के देखेंगे मार्केट क्या आता है, उसके बाद शाम को तो वीडियो आने वाला है क्या होगा मार्केट में आगे क्या करना है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।